Hello friends, how are you? Hope you are doing fine. Now I am preparing this video, the third one. I will continue with Wordsworth, and let us see what is there in the next part of the video. How Wordsworth. So let's start from here. How Wordsworth's own poetic genius developed from stage to stage, and the extent to which he was indebted to specific subjective and external forces are to be gathered from his poems, notably the Prelude, the Prelude, Tintern Abbey, and Immortality Ode. But his pronouncements of more general nature are contained mainly in the preface to Lyrical Ballads 1800, the appendix 1802, and the preface to poems 1815. Although stray remarks may occur elsewhere also. So basically here what is being said is that if we have to understand how Wordsworth's poetic genius developed, we can read these poems, the Preludes, Tintern Abbey, and Immortality Ode. But if we have to focus on his critical theory, then we have to look at these texts, preface to Lyrical Ballads, the appendix, and preface to poems 1815. Yes, so although stray remarks may occur elsewhere also, तो जो सोर्स है जहाँ से वर्ड्सवर्थ के पोइटिक थ्योरी के बारे में हमें पता चलता है, उन पुस्तकों का जो है हमें नाम पता चल गया. Now, while elaborating his point of view, Wordsworth adopts an aggressively polemical attitude. Okay, so Wordsworth's language is aggressive, polemical means instructive, उपदेशात्मक जिसको कहते हैं, एटीट्यूड. अब ऐसा क्यों है, उनका लैंग्वेज जो है एग्रेसिव क्यों है? इसका कारण यह है कि अपार्ट फ्रॉम हिज ओन इगोटिस्टिकल टेम्पर, ही वॉज कन्फ्रंटेड विद द टास्क ऑफ डिमोलिशिंग outmoded beliefs which necessarily demanded a clear and emphatic statement of the position he had taken. No one can change a dogma without himself becoming a little dogmatic. तो वर्ड्सवर्थ का अपना जो टेम्पर था उसको कहते हैं हम लोग कि ईगोटिस्टिकल टेम्पर था. ऐसा जो है कहते हैं. ईगोटिस्टिकल टेम्पर से क्या आशा है, देखिए यहाँ पर एक हमने लिखा हुआ है कि ईगोटिस्टिकल टेम्पर जो है उसका मतलब होता है कि थोड़ा अपने आप को बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना. तो कहते हैं बड़ा ईगोटिस्टिकल टेम्पर के व्यक्ति हैं. हालांकि ये एक वर्ड्सवर्थ के बारे में टर्म है जिसको हम कहते हैं ईगोटिस्टिकल सबलाइम. वी से दैट वी फाइंड ईगोटिस्टिकल सबलाइम इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ. बेसिकली दिस टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम, this was coined by John Keats, another great romantic poet, John Keats. And where did he coin this term? So the egotistical sublime was coined by English romantic poet John Keats. He first used the phrase in 1818 letter to his friend Richard Woodhouse to critique what he perceived as the self-centered nature of
Wordsworth's poetry. So Wordsworth's poetry is full of self-centeredness. आत्मकेंद्रित किस्म की कविताएं लिखते हैं. आत्मकेंद्रित मतलब अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो इमोशंस है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको ही ज़्यादा प्लेस जो है स्पेस एंड प्लेस जो है वर्ड्सवर्थ अपने पोइट्री में प्रोवाइड करते हैं. तो इसी को जॉन कीट्स ने ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा. और हालांकि बहुत ही पॉजिटिव सेंस में कहा इन्होंने. ईगोटिस्टिक होने का मतलब कोई घमंडी होने से नहीं मतलब है. जॉन कीट्स जब वर्ड्सवर्थ के बारे में बोल रहे हैं तो उनका मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री नहीं लिखते हैं, सब्जेक्टिव पोइट्री लिखते हैं, मतलब खुद के अनुभवों को लिखते हैं. एंड कीट्स used this term as an antithesis to his own poetic ideal which he called negative capability. नेगेटिव कैपेबिलिटी का एंटीथेसिस के रूप में इन्होंने इगोटिस्टिकल सबलाइम को बताया है. नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो कीट्स कहते हैं कि पोएट शुड हैव नेगेटिव कैपेबिलिटी. वो शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि शेक्सपियर हैड नेगेटिव कैपेबिलिटी इन एबंडेंस. सो उसका एंटीथेसिस है इगोटिस्टिकल सबलाइम, जो वर्ड्सवर्थ में हमें देखने को मिलता है. खैर वर्ड्सवर्थ के इगोटिस्टिकल सबलाइम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं प्लेस है, लेकिन हाँ इतना है कि जो ये डॉगमेटिक होते हैं तो उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि वैसे तो इनका अपना इगोटिस्टिकल टेम्पर था ही, लेकिन एक दूसरी बात भी थी. ही वॉज कन्फ्रंटेड विथ द टास्क ऑफ डिमोलिशिंग आउटमोडेड बिलीव्स. जो ऐसे बिलीव्स जो हावी थे उस समय, जो अब आउटमोडेड हो चुके थे, मतलब घिसे पीटे हो गए थे, पुराने हो गए थे. जो न्यू क्लासिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री के जस्ट पहले की जो पोइट्री थी उसमें जो बड़ा ही वो इंस्ट्रक्टिव थी, उसमें फीलिंग्स को कम स्पेस दिया जाता था, तो वो ही आउटमोडेड बिलीव्स हैं. तो उसको क्या करना था, इन्हें डिमोलिश करना था. डिमोलिश कर रहे थे, हाँ डिमोलिश कर रहे थे मतलब उसको ध्वस्त कर रहे थे. तो ये काम उनको करना था और इसीलिए उनको क्या होने की ज़रूरत थी, डिमोलिशिंग आउटमोडेड बिलीव्स which necessarily demanded a clear and emphatic statement of the position he had taken. तो उनको जो है क्लियर और एम्फेटिक होकर बोलना अनिवार्य हो गया इसके चलते. और यही उनका मतलब एक एक्सक्यूज़ है कि वो जो एग्रेसिव पोलेमिकल एटीट्यूड हमें उनके पोएम्स में देखने को मिलता है, वो इसका जो कारण यही है. तो इसी में कहते हैं कि नो वन कैन चैलेंज ए डोगमा. देखो यहाँ, नो वन कैन चैलेंज ए डोगमा विदाउट हिमसेल्फ बिकमिंग चेंज ए डोगमा विदाउट हिमसेल्फ बिकमिंग ए लिटिल डॉगमेटिक. खुद डॉगमेटिक हुए बिना किसी डोगमा को चैलेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता. डोगमा का मतलब होता है, डोगमा देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, डोगमा का मतलब होता है हठ धर्मिता. हाँ, जिद हो जाए किसी चीज़ को तो उसको हमें डिमोलिश करना है, तो हमें थोड़ा इम्फेटिकली बात करना पड़ेगा, थोड़ा क्लियरली बात करना पड़ेगा, तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम एग्रेसिव हैं. वर्ड्सवर्थ में यही एग्रेशन हमें देखने को मिलता है. हाँ, तो यही है कि नो वन कैन चेंज ए डोगमा विदाउट हिमसेल्फ बिकमिंग लिटिल डॉगमेटिक. अब आगे चलते हैं. सॉरी. Wordsworth has set forth his specific conception of poetry in unequivocal terms. unequivocal का मतलब होता है स्पष्ट, हाँ क्लियर, स्पष्ट. तो अनइक्विवोकल टर्म्स में उन्होंने अपने
स्पेसिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री के बारे में उनके जो विचार हैं, जो अवधारणाएं हैं, उसको उन्होंने बड़ा ही अनइक्विवोकल टर्म्स में बोला, यानी बड़ा ही स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया है। द पोएट इज़ अ पर्सन ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। पहला बात ये बताते हैं पोएट के बारे में। देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि पोएट की खासियत बताने लगे, इससे टेलिंग अस द स्पेसिफिसिटीज़, द पिक्यूलियरिटीज़, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट। हु इज़ अ पोएट? अ पोएट इज़ अ पर्सन ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। मोर देन यूजुअल मतलब आम तौर पर जितना लोगों के अंदर सेंसिबिलिटी होती है, ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी पोएट में होती है। यानी कि क्या, सेंसिबिलिटी से क्या मतलब है? सेंसिबल वो व्यक्ति होता है जिसके समझने की, परखने की, चीज़ों के गहराई में जाने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, कहते हैं सेंसिबिलिटी है इनके अंदर। बड़ा ही सेंसिबल आदमी है। हिंदी में सेंसिबिलिटी को कहते हैं संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता होगा। और सिस्टम, ऑर्गेनिक मतलब होता है सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित, बड़ा ही ऑर्गेनिक, नेचुरल, हाँ, ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। तो ये ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है पोएट के अंदर बाकी लोगों की अपेक्षा, मोर देन यूजुअल। दूसरी क्या खासियत है उसकी? कि ही इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब वह एक इंसान है जो अन्य इंसानों से बात करता है। मतलब एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। देखिए उसके आगे जो ये हाईलाइटेड है, ए मैन इट इज़ ट्रू एंडाउड विथ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, ये तो पहले हो ही गया, मोर एंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस। उसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा उत्साह होता है और टेंडरनेस होता है, कोमलता होती है। हैज़ ए ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान उसको होता है, गहराई से ज्ञान होता है। ग्रेटर नॉलेज, जितना हमें ज्ञान होता है आम आदमी को, उससे कहीं ज़्यादा वो मनुष्य के स्वभाव को समझता है। हाँ, ही हैज़ ए ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ए मोर कॉम्प्रहेंसिव सोल। उसकी आत्मा कैसी होती है? उसमें व्यापकता होती है, कॉम्प्रहेंसिव होती है उसकी आत्मा। ऐसा होता है पोएट। एंड हैज़ ए मोर कॉम्प्रहेंसिव सोल देन आर सपोज टू बी कॉमन अमॉन्ग मैनकाइंड। मनुष्य में जो है, मानव जाति में जितना पाया जाता है उससे ज़्यादा उसकी आत्मा कॉम्प्रहेंसिव होती है। उसके आगे क्या है? ए मैन प्लीज्ड विथ हिज ओन इम्पैशंस एंड वोलिशंस। प्लीज्ड विथ मतलब आप जानते हैं आनंदित रहता है अपने ही अपने पैसन्स और अपने वोलिशन से। अब वोलिशंस मतलब इच्छाएं, जो हमारी टेंडेंसीज होती हैं। ही इंजॉयज दैट, ही इज़ प्लीज्ड विथ दोज। एंड आगे क्या? एंड हु रिजॉयसेस मोर देन अदर मैन इन द स्पिरिट ऑफ लाइफ दैट इज़ इन हिम। उसके अंदर जो स्पिरिट ऑफ लाइफ है, जीविसा है, जो जीवंतता है, उसको क्या कर रहा है वो? उसको रिजॉयस कर रहा है। रिजॉयसेस मतलब आनंद लेता है वो, उसको उसमें आनंद आता है। किसमें? जो जीवंतता उसके अंदर होती है, जो स्पिरिट ऑफ लाइफ उसके अंदर होती है। रिजॉयसेस मोर देन अदर मैन इन द स्पिरिट ऑफ लाइफ दैट इज़ इन हिम। जो उसके अंदर इनेट है स्पिरिट ऑफ लाइफ, उसका वो आनंद लेता है, वो उससे इंजॉय करता है उसको। तो ये सब बातें इन्होंने बताया पोएट की खासियत। और क्या कह रहे हैं कि हिज कीन परसेप्शन एम्ब्रेसेस मैन एंड नेचर एंड इज़ एबल टू कैच द लाइट दैट नेवर वाज ऑन सी और लैंड। कह रहे हैं ना कि हिज कीन परसेप्शंस मतलब वही अनुभूति करने की जो एबिलिटी हमारे अंदर होती है, उसको हम परसेप्शन करते हैं। वो क्या करते हैं? उसकी परसेप्शन कहते हैं कीन होती है। कीन मतलब होता है शार्प होना, तीव्र होना, कीन सेंसिबिलिटी। तो कीन परसेप्शन एम्ब्रेसेस मैन एंड नेचर, मनुष्यों को और प्रकृति को, दोनों को एम्ब्रेस करता है, मतलब उसे अपनाता है। एंड इज एबल टू कैच द लाइट दैट नेवर वॉज ऑन सी और लैंड। और क्या ये फ्रेज है, ये मुहावरा जैसा है कि वो उन चीज़ों को देख पाता है जिसे अन्य लोग नहीं देख पाते हैं, जो मतलब उस प्रकाश पर उसकी नज़र पड़ जाती है जो बाकी लोगों से छुपा होता है। नहीं,
अलेक्जेंडर पोप क्या कहते हैं कि ट्रू विट इज़ नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, वाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। हाँ, कि सोचता तो सब कोई है लेकिन उसको एक्सप्रेस कोई नहीं कर पाता इतना अच्छे से। कविता के बारे में कहते हैं कि ट्रू विट मतलब पोएट्री, ट्रू विट इज़ नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, मतलब बात को इस प्रकार से पेश किया गया ड्रेस, हाँ, नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, वाट ऑफ्ट वाज थॉट, ऑफ्ट मतलब जो अक्सर सोचा जाता था, अक्सर लोगों के ख्याल में रहता है। जैसे पोएट वो व्यक्ति होता है जो हमारे मुंह की बात कहते हैं, जो हमारे अंदर की बात है उसको वो अपने शब्दों में बयां कर दे, वही पोएट होता है। तो हिज कीन परसेप्शन, देखो कीन परसेप्शन, हिज कीन परसेप्शन embraces man in nature and is able to catch the light that never was on sea or land. अच्छा, he is moved by the intensity of sense impressions and in a sober mood combines reflection with feelings. देखो इसमें जो टर्म्स हैं उसको पहले आप समझो। सेंस इम्प्रेशंस मतलब जो सेंस मतलब जो इंद्रियों से इम्प्रेशंस हमारे अंदर आते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सेंस इम्प्रेशंस, एक तो ये हो गया। और रिफ्लेक्शन मतलब होता है आप किसी टॉपिक पर रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी बात पर, यानी विचार मग्न होते हैं, ध्यान लगाते हैं, कभी आपको कुछ बात समझ में आती है तो रिफ्लेक्शन। और फीलिंग मतलब तो आप जानते ही हैं। तो अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि ही इज़ मूव्ड बाय मतलब वो प्रभावित हो जाता है, प्रभाव उस पर पड़ता है किस चीज़ों का, इंटेंसिटी ऑफ सेंस इम्प्रेशंस का, सेंस इम्प्रेशन के इंटेंसिटी से वो मूव होता है, प्रभावित होता है। एंड इन ए सोबर मूड, जब सोबर मूड में होता है, शांत मन उसका होता है, तब क्या करता है, इन ए सोबर मूड कंबाइंस रिफ्लेक्शन विथ फीलिंग, रिफ्लेक्शन के साथ फीलिंग का मिश्रण करता है, उसको कंबाइन करता है। मतलब कोई अनुभूति है वो तो है अपने जगह पर जो है सो है, उसके साथ उसने क्या किया, फीलिंग को कंबाइन किया, विचार किया, उस पर सोचा समझा विचारा, फिर कुछ बातें उसके दिमाग में आई। तो ये कार्य करता है पोएट। ही डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है मतलब जो हमने देखा, नदी को देखा, पहाड़ को देखा, डायरेक्ट ऑब्जर्व किया, वह जो है डिपेंडेंट नहीं होता इस पर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि बट असिस्टेड बाई मेमोरी के द्वारा सहयोग प्राप्त करते हुए। हाँ, असिस्टेड बाई मेमोरी मतलब किसी चीज़ को आप याद करिए, कोई खूबसूरत सा प्राकृतिक सौंदर्य वाला दृश्य है और आप उसको अपने मेमोरी के द्वारा रिकलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो आप मान लीजिए घर में बैठे हैं, शांति है, एकदम से मन आपका स्थिर है, शांत है, और आप जो है अपने दिमाग में उस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहे हैं, रीप्रोड्यूस कर रहे हैं, दोबारा उत्पन्न कर रहे हैं, रीप्रोड्यूस कर रहे हैं, reproduces in his mind earlier experience, जो पूर्व के अनुभव हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से उसको फिर से जैसे मानो अपने माइंड में उस रिप्रोड्यूस कर लिया। और हिज एंटायर क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब राइटिंग एक्टिविटी, जो लेखन कार्य होता है, रचना कार्य होता है, His entire creative activity is informed with the spirit of joy. उसको मज़ा आता है काम करने में, लिखने में, पोएम उसको आनंद आता है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड बाई ए स्पिरिट ऑफ जॉय। नहीं, तुलसीदास ने क्या कहा, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। हाँ, वो ये नहीं कि दुनिया हमें जाने और पढ़े और इसको गाया जाएगा और इस पर बड़े बड़े आयोजन होंगे, कथावाचक होंगे। नहीं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे लिखने में आनंद आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ, गाथा लिख रहा हूँ, रघुनाथ गाथा लिख रहा हूँ। तो वहीं पर यहाँ पर वही चीज़ वर्ड्सवर्थ भी कह रहे हैं, यानी अपने उसके जो अनुभव हैं वो बहुत सेंटर में है, एकदम केंद्र में है। ही कम्युनिकेट्स हिज ओन फीलिंग ऑफ डिलाइट टू अदर्स, खुद उसको जो आनंद आ रहा है उसी आनंद को दूसरे तक पहुँचाना चाहता है, उसी को कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ, दूसरे तक पहुँचा रहा है।
So this is opinion about poet, that this is what a poet is. This is what a poet is. A poet is a person with more than usual organic sensibility. He has a greater knowledge of human nature. He has a keen perception. He combines reflection with feelings. He reproduces earlier experiences in his mind. He embraces man and nature. He is able to see the light that never was on sea or land. So this is a poet. कितने सारे. He rejoices more than other men in the spirit of life that is in him. He is a man pleased with his own passions and volitions. He has a more comprehensive soul than is supposed to be common among mankind. एकदम से रट जाना है इस पूरे पैराग्राफ को, आपको बिल्कुल रट जाना है. कहीं भी लिख डालें अगर इसको, तो पढ़ने वाला समझेगा कि ये बच्चा कुछ जानता है, और आपको मतलब एक सम्मान की दृष्टि से आपको आपके कॉपी को चेक करेगा. तो ये आप करें, आप कोशिश करें इसको. फ़िलहाल 20 मिनट का वीडियो हो रहा है, वो तो बहुत बड़ा सकता है अगर इसको कंटिन्यू करें तो, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो बनाना सही नहीं है. तो जो भी होगा वर्ड्सवर्थ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू.